हमेशा हर किसी को कभी न कभी किसी सामान्य बीमारी या एक्यूट डिसीज का सामना करना होता है। हमारे शरीर में कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी दिखने लगती है। यह बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। सिर दर्द, खांसी, दस्त हमें शरीर में बीमारी का संकेत देते हैं, जैसे किसी घाव में पस आना आदि। ऐसे कई लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा शरीर रोगग्रस्त है, लेकिन इससे यह नहीं पता चल पाता कि हमें विशेषतः कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए, सिर दर्द का कारण कोई भय अथवा मेनिंजाइटिस हो सकता है। रोग के चिन्ह वह होते हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। ऐसे में चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और यह कई कारणों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है, जिन्हें हम तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी, जुकाम, बुखार या सिर दर्द जैसे रोग बहुत कम अवधि तक रहते हैं, मगर कई अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं। उन्हें क्रॉनिक डिजीज या दीर्घकालिक रोग कहते हैं। कभी कभी एक्यूट डिजीज भी सही इलाज न होने के कारण क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित हो जाती है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, डायरिया, उल्टी या वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, जॉन्डिस, यूटीआई, चिकनगुनिया आदि ऐसे कई रोग हैं जो सामान्य रोगों की श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर लोग सामान्य रोगों के इलाज के लिए एलोपैथी दवाओं का सहारा लेते हैं और उन्हें तात्कालिक राहत मिल जाती है, परंतु यही सामान्य रोग यदि बार बार होने लगे तो यह गंभीर बीमारी या क्रोनिक डिजीज में भी बदल सकते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सामान्य रोगों में होम्योपैथिक दवाइयां धीमे या कम असरकारक होती हैं, मगर इस मिथक को तोड़ते हुए सेंट्रल इंडिया के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 वर्षों के मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार की गई सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ऐसे कई सामान्य रोगों या एक्यूट डिजीज पर सफलतापूर्वक स्थायी परिणाम दिए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ सामान्य रोगों और उनके मॉडर्न होम्योपैथी इलाज के बारे में। वायरल फीवर। वायरल फीवर संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। वायरल बुखार के रोगी सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। जब कोई वायरल बुखार से संक्रमित व्यक्ति को छींक या खांसी आती है और उसके पास कोई व्यक्ति होता है तो ये वायरस उसमें ट्रांसफर हो जाता है। चूंकि वायरल बुखार के लक्षण कई अन्य बीमारियों के लक्षण जैसे होते हैं, आपके लिए इस बीमारी के विशेष लक्षण जानना आवश्यक है ताकि वायरल बुखार और दूसरी बीमारियों के बीच फर्क करना आसान हो जाए। कंपकपी के साथ बुखार आना, दवाओं के इस्तेमाल से भी बुखार कम न होना, लंबे समय तक बुखार रहना, जोड़ों के पास दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, चेहरा फूल जाना और उल्टियां होना। आप में ऐसे कोई भी लक्षण मिलते हैं तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। मेरा नाम अर्चना जायसवाल है और मुझे 5 दिन पहले बुखार आया था और बहुत वीकनेस थी। मैंने दाहोद गुजरात में अपना ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से संपर्क किया। वहाँ पर मेरी रिपोर्ट में मेरा CRP लेवल 31% आया और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के लिए बोला था वहाँ पर। बट मुझे पता था कि मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित जैन के बारे में, तो मैं वहाँ पर एडमिट नहीं हुई और सीधे मैं इंदौर आई। इंदौर आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया है उसमें 4 दिन के बाद मैंने आज फिर से रिपोर्ट करवाई तो मेरा CRP लेवल 1.7 आ गया। और दूसरे दिन में जो जितनी वीकनेस मुझे थी, 1 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं चलने फिरने भी लगी और मुझे भूख भी अच्छी लगने लगी, खाना खाया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि वो इसको अपनाएं और अच्छे हो, स्वस्थ हो। टॉन्सिलाइटिस। हमारे मुंह के अंदर
गले के पीछे ऊतक के 2 अंडाकार आकार के पैड होते हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। टॉन्सिल्स में आई सूजन को ही टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस होने की वजह से पीड़ित को गले में खराश, निगलने में कठिनाई, गर्दन के किनारों पर कोमल लिम्फ नोड्स और काफी बार बोलने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। टॉन्सिलाइटिस के अधिकांश मामले एक सामान्य वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के संक्रमण से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। आमतौर पर टॉन्सिलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप थ्रोट के कारण होने वाले टॉन्सिलाइटिस का यदि उपचार न करवाया जाए तो गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। एक्यूट टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के इस प्रकार में एक जीवाणु या वायरस टॉन्सिल्स को संक्रमित करता है, जिसके कारण गले में सूजन और खराश होती है। इस प्रकार के टॉन्सिल्स एक ग्रे या सफेद रंग की कोटिंग विकसित कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को टॉन्सिल्स होते हैं उस दौरान सूजे हुए टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स का लाल होना, टॉन्सिल्स पर सफेद या पीले रंग का लेप या धब्बे, गले में खराश होना, निगलने में कठिनाई या दर्द, गंभीर स्थिति होने पर बोलने में कठिनाई होना, बुखार होना, गर्दन में बढ़े हुए कोमल ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स, एक कर्कश दबी हुई गले की आवाज, बदबूदार श्वास आना, पेट दर्द होना, गर्दन में अकड़न, सिर दर्द की समस्या, सॉर थ्रोट या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण सामान्य से गंभीर तक हो सकते हैं। गले का इन्फेक्शन होने पर मुख्य तौर पर दर्द, खराश, ठंडा लगना या बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। गले में खराश कई कारणों से होती है। गले में खराश के सामान्य कारणों में वायरल संक्रमण, सर्दी और फ्लू शामिल है। आसपास के शुष्क वातावरण के कारण गले में खराश होना आम बात है। शराब और सिगरेट से गले में खराश हो सकती है। गले में खराश के प्रमुख कारणों में GERD या एसिड रिफ्लक्स रोग शामिल हैं। मेरा नाम हिमांशु है। मुझे मतलब 4 to 5 इयर्स पहले से ही मतलब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, मतलब बचपन से था। अभी मतलब यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। और मतलब जब मैं मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहा था उस टाइम पे जो मैं ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर जब सर से ट्रीटमेंट लिया मैंने तो मतलब मेरा टॉन्सिल्स पूरी तरीके से क्योर हो गया। और उसके अलावा मतलब बार बार होते थे उस टाइम पे, पर अब बिल्कुल मैं नॉर्मल रहता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शुभम जोशी है। मैं राय जोशी का पुत्र हूँ। मुझे पिताजी कोई मित्र थे तो उनके पास से पता चला था डॉक्टर साहब का IMI में ऑपरेशन का बताया था। मैंने भारी स्थिति ऑपरेशन कराने की, क्योंकि उन्हें वो ब्रेक ऑपरेशन बनाया था कट वाला। उस समय वो एज भी कम थी तो घर वालों को भी चिंता थी कि नहीं कैंसर का ऑपरेशन था, तो दिक्कत थी, गले का ऑपरेशन है, चांसेस भी बहुत कम थे। तो फिर उस चक्कर में पापा के सेठ जी से बात की थी पापा के, तो उनने बताया था डॉक्टर साहब के बारे में कि अपने पहचान के डॉक्टर साहब उनके पास जाके मिलिए आप। मिले डॉक्टर अर्पित जैन का, उनसे मिले हम, उनने हमारा ट्रीटमेंट करा, देखा, पूरी बात समझी हमारी। फिर हमको जो मेडिसिन थी होम्योपैथी की वो दी, तो उससे मैंने करीबन 2 महीने चली मेरा कोर्स। 2 महीने से कुछ चला, उसके बाद खराब लगा मुझे। वो कान बेहता था, मेरा बवाल आता था। वहाँ के ट्रीटमेंट के बाद अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये गले के कैंसर का भी लिया था और ये कान बेने का भी लिया था। हाँ, 2 महीने में आराम लग गया था और आज करीबन 5 साल हो गए, कोई समस्या नहीं है। 5 लोग, हाँ 5 लोग, वो 2 महीने ली थी तब से, बाद से नहीं ली भाई, जब से ही आराम लगा हुआ है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतने कम समय में इतना अच्छा इलाज दे दिया। मतलब ये समस्या मेरे को बचपन से थी, हमने बहुत से ट्रीटमेंट किए, बहुत से डॉक्टर को दिखाया कि सही नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने केवल 2 महीने का तो ठीक कर दिया। तो मैं तो और भी जनता से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डॉक्टर साहब निश्चित होकर जाइए, आपका इलाज गारंटेड होगा, सही समय पे होगा। आप एक बार जाके डॉक्टर साहब से जरूर मिलिए। फिर जेंट्स डॉक्टर साहब है, उनसे जाके आप जरूर मिलिए। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं था, कोई परहेज नहीं था, कोई ज्यादा नहीं थी। हाँ, ऑपरेशन में बताया गया था कि 10 लाख तक का खर्चा आएगा आपका।
मतलब एम्बा ने बताया था कि 10,000 रुपए आपके लगेंगे, बाकी वो तो सरकारी हॉस्पिटल है तो उधर था, लेकिन 10,000 रुपए की इंजेक्शन लगाया था सर में। हाँ, अगर प्राइवेट अगर मैं दिखाता तो अराउंड 30-40 के आसपास का था। लोगों को संदेश देना चाहूंगा, बिल्कुल आप निश्चित होकर डॉक्टर साहब से मिलिए, अपना इलाज कराइए, अपना परेशानी बताइए डॉक्टर साहब को, आपका इलाज बिल्कुल होगा 100%। मेरा का इलाज था जो आज तक ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब ने उससे केवल 2 महीने में ठीक कर दिया, तो आपका भी बिल्कुल हो सकता है। आप जाके जरूर मिल डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरिया। डायरिया को हिंदी में दस्त भी कहते हैं। यह पाचन तंत्र संबंधी एक विकार या डिसऑर्डर है। यह समस्या होने पर मल पानी की तरह पतला होता है। आंत से संबंधित यह रोग मुख्य रूप से रोटा वायरस के कारण होता है। यह साइमोनेला या ई कोलाई जैसे जीवाणुओं के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल विकार, आंतों में सूजन, कुछ दवाओं के सेवन से भी यह हो सकता है। डायरिया के प्रकार। डायरिया को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इसमें शामिल है एक्यूट डायरिया। यह डायरिया का सबसे कॉमन रूप है, जिसमें काफी लूज और पानी जैसे पतले दस्त होते हैं। लगातार होने वाला डायरिया। इस तरह का दस्त 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। क्रोनिक डायरिया। इस तरह का डायरिया 4 सप्ताह से भी अधिक समय तक आपको परेशान कर सकता है। डायरिया के कारण। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी। आईबीडी आंतों में होने वाली एक समस्या है, जिसमें मल में खून आना जैसे दस्त के लक्षण पैदा कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के कारण आपकी बड़ी आंत और मलाशय के सबसे भीतरी लाइनिंग में अल्सर का कारण बनती है। लेक्सेटिव्स और अन्य दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स के सेवन से भी डायरिया हो सकता है। हार्मोन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर इरेगुलर बाउल मूवमेंट और अन्य डायरिया के लक्षण नजर आ सकते हैं। डायरिया के लक्षण। डायरिया होने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं। जी मचलाना, पेट में मरोड़, लूज मोशन, सूजन, डिहाइड्रेशन, बुखार, मल में खून आना। शिशुओं में होने वाले डायरिया को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। यदि आपको बार बार बाउल मूवमेंट, मतली और पेट में ऐंठन के साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। मलेरिया। मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से दूषित हो जाता है और यहीं इसी प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को बुखार और सिर दर्द आना शुरू हो जाता है। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने की वजह से इसके डंक का जीवाणु रोगी के रक्त में प्रवेश करके कोशिकाओं को प्रभावित करता है। भारत देश में यह रोग पूरे वर्ष पाया जाता है, लेकिन बारिश के मौसम के समय इसका संक्रमण अधिक हो जाता है। वैसे तो मलेरिया के लक्षण अधिक हैं, लेकिन एक ही मरीज में सभी ये लक्षण दिखाई दें यह जरूरी नहीं है। बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, ठंड लगना, चक्कर आना, थकान आना आदि मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में आते हैं। वोमिटिंग। उल्टी होना, जिसे वोमिटिंग भी कहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि कुछ विशेष कारणों से होती है। मेडिकल की भाषा में इसे इमेसिस कहते हैं। उल्टी तब होती है जब पेट में जमी खाद्य सामग्री या आधा पचा हुआ भोजन किसी दबाव के कारण मुंह के रास्ते से बाहर की तरफ आता है। उल्टी के कारण कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में समस्या होना या कोई सिस्टमेटिक डिजीज होना शामिल है। कई बार उल्टी होने का कारण कोई दवाई का साइड इफेक्ट, कैंसर कीमोथेरेपी में उपयोग में ली गई ड्रग्स या फिर रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है। कुछ वायरल इन्फेक्शन, सिर में लगी चोट, गॉल ब्लैडर डिजीज, एपेंडिसाइटिस, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसीफेलस, सर्जरी में उपयोग आने वाले एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स, कई बार अल्कोहल, बियर, वाइन, जिसके कारण अगली सुबह जी मचलाना जैसी फीलिंग आती है, जिसे हैंगओवर कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान
जी मचलाना और उल्टियां लगातार होती रहती हैं। सामान्यतः शुरुआती और कुछ महीनों में मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन कई बार ये पूरे 9 महीने भी चल जाती है। अलग अलग उम्र में उल्टी के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों में उल्टियां वायरल इन्फेक्शन, दूध से एलर्जी, ओवर ईटिंग, कफ से, बुखार से या इंटेस्टाइन के ब्लॉक होने से भी हो सकती हैं। कुछ बीमारियां जैसे क्रॉन्स सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण भी उल्टियां हो सकती हैं। उल्टी होना किसी भयंकर बीमारी जैसे ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन अटैक, अपेंडिक्स, मस्तिष्क आघात और मेनिंजाइटिस भी हो सकते हैं। ज्यादा उल्टी होने से इसोफेगस फटने लगती है। इस कंडीशन को मल्लोरी वेज टियर कहते हैं और इस डिजीज को बॉल होवे सिंड्रोम कहते हैं। फूड पॉइजनिंग। अक्सर आपने लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते देखा होगा। दरअसल फूड पॉइजनिंग में भोजन के जरिए विषैले तत्व आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार फूड पॉइजनिंग से जरूर पीड़ित होते हैं। इसमें उल्टी आना, जी मचलाना, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में मरोड़ और दस्त आने की समस्या हो सकती है। फूड पॉइजनिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुले में या देर तक रखा हुआ खाना आपके पेट को संक्रमित कर सकता है। अगर आप कच्ची सब्जियां या कम पका हुआ मांस खाते हैं या कच्चा दूध पीते हैं या अंकुरित अनाज आदि खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग के गिरफ्त में आ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की समस्या संक्रमण के कारण होती है, जिसमें कुछ सामान्य जीवाणु और खाद्य पदार्थ के वायरस अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे आम सूक्ष्म जीव ENT अमीबा एक आम परजीवी जिसके कारण पेचिश हो सकती है। GRD या एक ऐसा परजीवी जो दस्त का कारण बनता है। कैम्पाइलोबैक्टर, सिगेल्ला, साइमोनेला, इकोलाई, लैक्टीरिया और नोरोवायरस जैसा बैक्टीरिया जो टाइफाइड का कारण बनता है। यह बैक्टीरिया या वायरस कई तरह से हमारे पेट में पहुंच सकते हैं। फूड पॉइजनिंग चाहे बैक्टीरिया के कारण हुआ हो या वायरस के कारण, लक्षण आमतौर पर समान ही होते हैं। पेट दर्द, जी मचलाना, दस्त, बुखार और शरीर में दर्द के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसमें न सिर्फ पेट मरोड़ के साथ दर्द करता है, बल्कि डायरिया, उल्टी आदि की समस्या नजर आने लगती है। अगर आपका खाया खाना लंबे समय तक पच नहीं रहा है, पेट फूला सा महसूस हो रहा है या लगातार पेट दर्द के साथ उल्टियां हो रही हों, तो ये सब पेट के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। पीलिया यानी जॉइंडिस। शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण त्वचा, नाखून और आंखों का सफेद भाग पीला नजर आने लगता है। इस समस्या को ही पीलिया यानी जॉइंडिस कहते हैं। खून में बिलीरुबिन के बढ़ जाने से पीलिया से पीड़ित मरीज का समय पर इलाज ना हो तो रोगी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इस रोग में लीवर कमजोर होकर काम करना बंद कर देता है। प्रायः पीलिया होने पर लोग घबराने लगते हैं और पीलिया का इलाज करने के लिए एलोपैथी के साथ साथ अन्य कई तरह के उपाय करने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए पीलिया की दवाई ना खाएं। पीलिया होने के कारण बिलीरुबिन पीले रंग का पदार्थ होता है। ये रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जब ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो लीवर इनको रक्त से फिल्टर कर देता है। जब लीवर में कुछ दिक्कत होने के चलते यह प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, तो बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। इसी के चलते त्वचा पीली नजर आने लगती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, पैनक्रियाटिक का कैंसर, बाइल डक्ट का बंद होना, अल्कोहल से संबंधी लीवर की बीमारी, सड़क के किनारे कटी खुतली, दूषित वस्तुएं और गंदा पानी पीने से, कुछ दवाओं के चलते भी यह समस्या हो सकती है। पीलिया होने पर ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे त्वचा, नाखून और आंख का सफेद हिस्सा तेजी से पीला होने लगता है। फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देना, इसमें मतली आना, पेट दर्द, भूख ना लगना और खाना ना हजम होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वजन का घटना, गाढ़ा पीला पेशाब होना, लगातार थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना, बुखार बना रहना तथा हाथों में खुजली चलने जैसे लक्षण पीलिया के हो सकते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सिंह गुर्जर है। ये मेरी वाइफ सोनल ठाकुर है। इन्हें पीलिया हो गया था काफ़ी दिन से। उनका इलाज करवा रहे थे तो उनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर हमें हमारे फ्रेंड से पता चला, डॉक्टर आरपी चोपड़ा के यहाँ का पता चला। फिर हम यहाँ इंदौर आए, फिर इनका इलाज करवाया तो 15 दिन के अंदर ही इनकी दवाई से इनको बहुत आराम मिल गया। पीलिया पूरी तरह ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर साहब। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई एक बहुत ही आम समस्या है। ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही देखी जाती है, लेकिन महिलाओं में इसका असर ज्यादा देखा जाता है। यूटीआई होने पर सबसे आम समस्या पेशाब करने में होती है। अधिकांश यूटीआई संक्रमण ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। इस समस्या के कुछ कारण हैं, जैसे सेक्स, लंबे समय तक पेशाब रोके रखना, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति और शुगर। मूत्रपथ के संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम हैं। अधिकांश महिलाओं में उनके जीवन में कम से कम एक बार संक्रमण होता है। इसमें मूत्र मार्ग में सूजन आने की वजह से मूत्र त्यागने में दर्द की अनुभूति होती है। गुर्दा संक्रमण, यह किडनी में होने वाला संक्रमण जिससे किडनी में गंभीर रूप से इन्फेक्शन हो जाता है। इस स्थिति में अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें बुखार, पेशाब में खून और श्रोणि में दर्द होता है। गर्भवती महिलाओं को यह संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। वैसे तो यूटीआई का संक्रमण ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं जो इस बीमारी के होने की वजह होते हैं। विशेषकर यदि संभोग अधिक बार, तीव्र और कई या बहुत लोगों के साथ किया जाए तो यूटीआई हो सकता है। शुगर के रोगियों को यूटीआई होने का खतरा अधिक होता है। मूत्राशय को पूरी तरह से खाली न करना, दस्त आना, मूत्र करने में बाधा उत्पन्न होने पर, पथरी होने के कारण, गर्भ निरोधक का अत्यधिक प्रयोग करने से, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग करने से भी यूटीआई हो सकता है। यूटीआई होने के लक्षण, वैसे तो यूटीआई की समस्या होने से सबसे पहले मूत्र संबंधी समस्याएं होती है, लेकिन इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। मूत्राशय में संक्रमण होने पर मूत्रमार्ग और मूत्राशय की परत में सूजन आ जाना, बार बार पेशाब करने के लिए उठना और बहुत कम मात्रा में मूत्र त्याग होना, एकदम पेशाब हो जाने का डर लगना, पेशाब में बदबू आना, पेशाब में खून आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, हल्का बुखार आना, ठंड लगना, छोटे बच्चों में बुखार, पीलिया, उल्टी, दस्त और चिड़चिड़ापन आदि लक्षण नजर आते हैं। वहीं बुजुर्गों में बुखार, भूख ना लगना, सुस्ती और मूड बदलना आदि लक्षण नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशा नंदकिशोर अग्रवाल है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मुझे यूरिन इन्फेक्शन की 10 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी। जब भी ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी। एकदम मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था। मैं बच्चों पे गुस्सा करती थी, घर में गुस्सा करती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई मेरी। लेकिन सर आरपी चोपड़ा जैन के कारण आज मैं बहुत मतलब रुपए में 99% ठीक हो गई। सर के बच्चे को मेरी बेटी पढ़ाती थी, तो उसके थ्रू मुझे सब बात का मालूम पड़ा। तो इसने बोला मेरे को, मम्मा अपन इतना इलाज कर लिए, इतने पैसे लगा लिए, कुछ प्रॉब्लम आपको ठीक नहीं हुआ है और बढ़ गई आपकी प्रॉब्लम, आप सर की दवा से एक बार करके देख लेते हैं। मैंने कहा चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने करा तो 1 महीने मुझे रिजल्ट मिल गया उसका। 1 महीने मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत फ़र्क हो गया मेरे को। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे किसी को भी ये परेशानी हो तो डॉक्टर आरपी चोपड़ा जैन के यहाँ ज़रूर जाइए और अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह से ठीक कर दिया। मैं जो परेशान हूँ 10 साल मतलब 10 साल की थी, तब से परेशानी में जूझ रही थी। आज मेरी वो परेशानी ख़त्म हो गई। मैंने सर की जो दवा ली उसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टे की और 10 तरह की बीमारियाँ ठीक हुई है मेरी, नहीं कुछ भी परहेज नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा परेशानी मेरे जो एलोपैथिक दवा लेती थी उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी मेरी। मतलब जैसे वो प्रॉब्लम शुरू होती थी तो मुझे वॉशरूम में 2-2 घंटे बैठना पड़ता था पूरा। तो मेरी बेटी बोले मम्मा आप तो ऐसे पागल हो जाओगे, बोले एकदम। तो बोले मम्मी आप तो एक बार सर की दवा कर ही लो आप।
तो मैंने वो दवा करी, उससे संतुष्टि मिली मुझे और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं उससे। धन्यवाद। चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छर जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वह वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। चिकनगुनिया के संक्रमण में अचानक बुखार और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में सूजन के साथ ही शरीर पर चकत्ते भी हो सकते हैं। चिकनगुनिया वायरस को उसका यह नाम कीमा कॉन्डे भाषा से मिला है, जिसका अर्थ मुड़ने या झुकने से है। चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित व्यक्ति के जोड़ों में इतना दर्द होता है कि वह व्यक्ति उस हिस्से से मुड़ या झुक जाता है। इस बीमारी का सबसे पहला मामला साल 1952 में अफ्रीकी देश तंजानिया के दक्षिणी हिस्से में सामने आया था। चिकनगुनिया के मामले अफ्रीका, एशिया, यूरोप और हिंद व प्रशांत महासागरीय देशों में सामने आते रहे हैं। साल 2000 के बाद चिकनगुनिया के बहुत से मामले अमेरिकी देशों में भी सामने आए। अभी तक चिकनगुनिया के खिलाफ किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। यही नहीं, चिकनगुनिया के संक्रमण से लड़ने के लिए दवा भी नहीं है। इसलिए आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। रात को सोते समय भी मच्छर भगाने वाली दवा और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। चिकनगुनिया के लक्षण। किसी भी बीमारी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके लक्षणों को समझा जाए। जब संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इसके वायरस को शरीर में विकसित होने और लक्षण दिखने में 2 से 12 दिन लग सकते हैं। तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गठिया, आंख आना, जी मचलाना, उल्टी, ये चिकनगुनिया के लक्षण हो सकते हैं। चिकनगुनिया के कारण। चिकनगुनिया से संक्रमित व्यक्ति सीधे किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है। चिकनगुनिया से संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई मच्छर काट ले और वही मच्छर किसी और दूसरे व्यक्ति को काट ले तो दूसरा व्यक्ति भी चिकनगुनिया से संक्रमित हो सकता है। मच्छरों के काटने से इस तरह से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। अच्छी बात यह है कि CDS के अनुसार अभी तक किसी भी संक्रमित मां से उसके मासूम बच्चे में दूध के जरिए चिकनगुनिया फैलने का कोई सबूत नहीं है। चिकनगुनिया वायरस एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर के जरिए फैलता है। बता दें कि यही मच्छर डेंगू फैलाने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ बहुत ही कम मामलों में रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चिकनगुनिया का वायरस पहुंच सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक्यूट यानी सामान्य बीमारियों में भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने कई पुरानी भ्रांतियों को तोड़ते हुए कम समय में बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी परहेज के स्थायी रूप से इलाज करके लोगों को स्वस्थ किया है। तो आप भी अपनी सोच को बदलें। होम्योपैथी अब स्लो नहीं, मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में फास्ट रिजल्ट देने वाली चिकित्सा पद्धति बन गई है। तो यदि आप या आपके किसी परिजन को कोई सामान्य या एक्यूट बीमारी है तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और बिना किसी साइड इफेक्ट के कम से कम समय में स्थायी राहत पाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।